नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोट सेवर्ट्स लॉ। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, बायोट और सेवर्ट। इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रिडिक्ट किया था कि एक करंट कैरिंग वायर या लूप से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है एट अ पॉइंट। ठीक, तो इसका जो प्रूफ है वो हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटाज पर बेस्ड है। जैसे मान लो कोई भी एक वायर लिया मैंने, इसमें करंट मान लेता हूँ मैं इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया पी। इसको सॉल्व करने का तरीका जो होता है, जो भी वायर तुमने लिया है उस पे करंट एलिमेंट लेंगे हम लोग। ठीक, उस पे एक करंट एलिमेंट लिया जाएगा और उसकी वैल्यू क्या होती है, आई डी एल वैक्टर। ठीक, और इस से हम लोग एक क्या करेंगे, डिस्टेंस लेंगे आर वेक्टर, और इनके बीच में मान लेता हूं मैं एंगल कितना है, क्या है। इस तरीके से क्या होता है कि पूरे वायर से तुम एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं देख पाओगे। वायर क्या हमारा इनफाइनिटली लॉन्ग है। ठीक, तो उससे अगर तुम देखने गए इफेक्ट को, तुम इजीली स्टडी नहीं कर पाओगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे से एलिमेंट से हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे और उसके बाद से हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं उसको। विद इन लिमिट्स इंटीग्रेट कर देंगे तो होल वायर का हमें मैग्नेटिक फील्ड निकल करके मिल जाएगा। तो अब इन लोगों ने क्या बोला था, सपोज करो ये एक्स और वाई है हमारा वायर कंडक्टर, जो हमारा करंट आई फ्लो कर रहा है। तो बायोट सेवर्ट ने क्या कंक्लूड किया था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सर ऑब्वियस सी बात है, समझ में आता है, अगर मैं करंट बढ़ाता जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जाएगी। क्योंकि ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट जो हुआ था उसमें उन्होंने देखा भी था, इस चीज को ऑब्जर्व किया कि अगर मैं करंट बढ़ा रहा था तो नीडल का डिफ्लेक्शन भी बढ़ रहा था। ये सारा एक्सपेरिमेंटल डेटा है बाबू, ये एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया था। दूसरा चीज किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया एलिमेंट जो ये हम लोग करंट एलिमेंट जो भी लेंगे। क्योंकि सर ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं छोटा एलिमेंट लूंगा तो छोटा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, बड़ा एलिमेंट ले लूंगा तो वो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा उसमें से। और अभी अभी हमने पढ़ा, करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। ठीक, उसके बाद किस पे डिपेंड करता था, साइन थीटा पे डिपेंड करता था। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। क्योंकि हम लोग ये बात जानते भी हैं कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड में जहां भी तुम देखोगे मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा हम परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ही लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे ही हमको मैक्सिमम इफेक्ट दिखाई देता है मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का सबसे ज्यादा इफेक्ट तुमको कहाँ दिखाई देगा, परपेंडिकुलर वाले एक्सिस पे दिखाई देने वाला है, तो साइन थीटा। और उसके बाद से डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जितना मैं इसको पास रखूंगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। जितना पास में रहेगा, जितना पॉइंट पास में रखूंगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को ये महसूस करने वाला है। ऑन कंबाइनिंग ऑल दीज मैं लिख सकता हूँ डी बी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और बालक, इस पे जितने भी स्टार लगा सकते हो कम है, तारा मार करके रखना इसके ऊपर, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर साल बायोट सेवर्ट लॉ पे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है तुमसे, या तो डिराइव करने को देगा या तो न्यूमेरिकल देगा। ठीक है, डेरिवेशन करने के चांसेस ज्यादा देता है वो, डेरिवेशन ज्यादा देता है ये। अब सर दुनिया का नियम बनाया गया है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ बाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकलता है ड्यू टू एन स्मॉल करंट एलिमेंट। एक छोटे करंट एलिमेंट से इतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और पूरे करंट से निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा उसको। सही है, ये हमारा बना है। 10⁻⁷ होता है एसआई यूनिट में, सीजीएस में इसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है सीजीएस में इसकी वैल्यू 1 होती है, और एसआई में 10⁻⁷ हो जाता है। ठीक, अब चलते हैं बायोट सेवर्ट के एप्लीकेशन पे। सबसे पहला एप्लीकेशन जो होता है, जो बोर्ड बार बार पूछता है, सर्कुलर करंट लूप में, सर्कुलर करंट लूप में कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। या तो सेंटर पे पूछेगा या तो तुम्हारा किसी एक जनरल पॉइंट पे पूछेगा वो। ठीक, तो उसको जरा समझते हैं। इसका डायरेक्शन रह गया था ना, इसको यहाँ पे
अब सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर से साइन थीटा भी आ रहा है, डेट मीन्स इधर क्रॉस प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा मुझे। अब क्रॉस प्रोडक्ट बनाना है मुझे, नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट होता है, आई कांस्टेंट होता है, स्केलर क्वांटिटी है। डीएल को मैंने पिछले केस में वेक्टर माना था, तो यहाँ भी मैं डीएल को वेक्टर मान सकता हूँ, लेकिन सर एक और वेक्टर होना चाहिए था कि नहीं, एक और वेक्टर है ही नहीं हमारे पास, तो कैसे बताएंगे हम? तो मैं यहाँ पे अपनी तरफ से लेकर के आता हूँ किसको, आर कैप को, यूनिट वेक्टर है, उसके आने न आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको डीएल क्रॉस आर कैप अपॉन में आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर फॉर्म में। और अगर तुम्हें आर कैप नहीं लिखना है, तुम्हें आर वेक्टर लिखना है, तो यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आर कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो होता है वो होता है वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस आर कैप की जगह तुम अगर आर वेक्टर लिखते हो तो यहाँ ऊपर हो जाएगा आर वेक्टर, नीचे तब आर क्यूब हो जाएगा। ध्यान से सुन लो इस चीज को, अगर ऊपर आर वेक्टर लिखा गया तो नीचे आर क्यूब होगा इस फॉर्मूले से। अब डायरेक्शन कैसे बताएंगे हम लोग, डीएल क्रॉस आर कैप्स के डायरेक्शन से, राइट हैंड थंब रूल ये थे। अब देखो यहाँ ध्यान से, डीएल वेक्टर किधर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है क्या, और आर वेक्टर किधर है, इधर है कि नहीं है, तो हमें इस तरीके से हाथ करना पड़ेगा कि आर की तरफ मोड़ना है। अरे ऐसे करके इधर कैसे मोड़ूंगा मैं हाथ को, अगर डीएल वेक्टर तुम ऐसे मानते हो तो आर इधर है ना हमारा, तो मोड़ नहीं पाएंगे, तो मैं हाथ को ऐसे कर लेता हूँ क्योंकि इधर मोड़ना है मुझे राइट साइड में। तो डीएल वेक्टर हमारा ऊपर जा रहा है और राइट में आ रहा है, डीएल क्रॉस आर का मतलब क्या होता है, पहले वेक्टर की तरफ सारी हाथ को ऐसे करो और आर कैप की तरफ उंगलियों को कर्ल करो, फिंगर्स को कर्ल करेंगे हम, और जो थंब का डायरेक्शन होगा वही क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। तो पहले मैंने देखा करंट एलिमेंट आर वेक्टर राइट साइड में है, तो राइट साइड में हाथ को घुमाया, और थंब कहाँ जा रहा है मेरा, इनटू द बोर्ड जा रहा है। इनटू द बोर्ड जाने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर क्या होगा, क्रॉस में होगा डीबी वेक्टर, क्रॉस डीबी वेक्टर। अगर राइट साइड में देखते तो, राइट साइड में देखते तो ऐसे करना पड़ता हाथ को, इधर मोड़ना है मुझे हाथ, ऐसे करके इधर नहीं मोड़ सकता, जबरदस्ती नहीं मोड़ना मैं। करंट एलिमेंट हमारा ऐसे जा रहा है, सबसे पहले डीएल की तरफ पूरे हाथ को ओरिएंट करेंगे अपना, और आर वेक्टर की तरह अगर इस साइड में देखता हूँ लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में कर्ल करेंगे फिंगर्स को, थंब कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है आउटवर्ड, यहाँ पे आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, डॉट दिखता है, इनवर्ड का मतलब क्रॉस दिखता है हमारा, ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक। ये हमारा ये हो गया। अब चलते हैं इसके एप्लीकेशन पे, सर्कुलर करंट लूप पर। एक अगर सर्कुलर करंट लूप दिया गया होगा तब कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा एट पॉइंट पी, जो कि उसके एक्सिस के अलोंग है, एक्सिस के अलोंग हमको निकालना होता है। तो सपोज कर लो जो जो तुम्हारे में कॉन्फ़िगरेशन लिखवाया गया तो वही लेकर के चल रहा हूं मैं, कोर्स में जो है वही मान लेते हैं कि ये एक्स डिस्टेंस पर है, करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है, ठीक। और कुछ मानने की जरूरत है क्या, हाँ, रेडियस, इसका रेडियस मैं मान लेता हूँ स्मॉल ए, ठीक। रेडियस में मान लिया करंट लूप का क्या है, स्मॉल ए है। अब क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सही। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास क्या है, बायोट सेवर्ट लॉ ही है, और आगे पढ़ेंगे तो एम्पियर सर्किटल लॉ आ जाएगा। एम्पियर सर्किटल लॉ मतलब गॉसेस लॉ के जैसा ही है, वहां भी एम्पिरियन लूप बनाते हैं हम लोग। तो सर यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाएगा और तुम बायोट सेवर्ट से अगर लगा रहे होगे, तो सबसे पहला काम एक करंट एलिमेंट लेते हैं हम लोग। तो सर यहाँ पे मैंने एक करंट एलिमेंट लिया, ध्यान से देखना, करंट एलिमेंट है हमारा डीएल वेक्टर, ठीक है, आई डीएल वेक्टर, करंट एलिमेंट। उसके बाद क्या करते थे, करंट एलिमेंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालते थे। तो इस करंट एलिमेंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मान लेता हूं मैं आर है, जो कि क्या होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब ध्यान से समझना इस चीज को, ध्यान से समझो, हमारा लूप कैसा है, इस तरीके का लूप है, ये यही लूप है ना, यही लूप है जिसको मैंने बनाया कैसे, इस तरीके से बनाया है, यही लूप है, इस तरीके से बनाया है। और एरिया एलिमेंट कहाँ लिया, ऊपर लिया है। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, देखो ध्यान से, इधर से डाउनवर्ड, इधर डाउनवर्ड, इधर अपवर्ड, इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, और मैंने इसको ऐसे कर दिया है। ये अरेंजमेंट था हमारा, इसको मैंने ऐसे किया। और एरिया एलिमेंट कहाँ लिया है, ऊपर, और यहाँ से मैं आर वेक्टर इधर बनाया हूँ कि नहीं, पॉइंट मेरा इस साइड में, फिगर को देखते रहो, फिगर को देखते रहो, फिगर में पी कहाँ है, इस तरफ है, तो ये मेरा आर वेक्टर यहाँ से इस तरह से हुआ है। अब एरिया एलिमेंट ऐसे है,
एरिया एलिमेंट कैसे है, इस तरीके से है इस पे, और तुमने आर वेक्टर ऐसे बनाया है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अरे एरिया एलिमेंट इधर है ना, टेंजेंशियली, एरिया एलिमेंट टेंजेंशियली इधर है मेरी तरफ, ठीक है, एरिया एलिमेंट टेंजेंशियली इधर की तरफ है। हाँ बना के बता, देखो यहाँ पे एरिया एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट कैसे लिया मैंने, इधर की तरफ लिया है, टेंजेंशियल होगा ना हमेशा, टेंजेंशियल है करंट एलिमेंट। अब रिंग को मैं हटा रहा हूँ, ये एरिया वेक्टर टेंजेंशियल करंट एलिमेंट है हमारा, और ये हमारा रेडियस वेक्टर है। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं। अरे भले ये लीन किया हुआ है तो क्या दिक्कत है उसमें, रेडियस की तरफ जा रहा है ये रेडियस की तरफ ही गया ना एक तरीके से देखा जाए तो, और ये हमारा, तो दोनों के बीच में कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अभी मैं जब यहाँ क्वेश्चन इसको जब सॉल्व करेंगे एनालिसिस को, तो हम लोग 90 डिग्री लेकर के चलेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता था, साइन 90 साइन थीटा होता था कि नहीं। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिसको मैं लिखूंगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन, यहाँ पे थीटा बन रहा होगा जो कि कितना है, 90 डिग्री है, अभी अभी देखा हम लोगों ने, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सही है। अब इसी का एक और मैं यहाँ पे एलिमेंट लूंगा जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट, जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट एक और मैं करंट एलिमेंट लूंगा, और यहाँ से भी डिस्टेंस सेम होगा कि नहीं होगा, आर इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ पे ध्यान से मैंने क्या किया, एक एरिया एलिमेंट यहाँ लिया, करंट एलिमेंट और एरिया एलिमेंट आ रहा है, करंट एलिमेंट यहाँ पर है, जस्ट इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एक और करंट एलिमेंट यहाँ लिया, मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब दोनों से यहाँ पे डायरेक्शन आ रहा होगा, और दोनों ही 90 डिग्री पे होंगे, यहाँ से टेंजेंट के ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है हमारा, ठीक। तो दोनों में ही 90 डिग्री बन रहा होगा, तो सर मैं इसको dB1 बोल देता हूँ, और इसको मैं dB2 बोल दूंगा, इसको मैं बोलता हूँ dB1। और एक और एलिमेंट निकालते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट की वजह से, नॉट बाई 4 पाई आई टी एल साइन 90, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। अब चलते हैं जरा डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन कितना होगा, ठीक। डायरेक्शन कैसे निकाला जाता था, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डीएल वेक्टर इनटू आर कैप, आर वेक्टर के। अब देखो जरा ध्यान से समझना, डीएल किधर आ रहा था, इस तरफ था कि नहीं, ऊपर वाले एलिमेंट के लिए, ऊपर वाले एलिमेंट के लिए, तो करंट ऐसे घूम करके तुम्हारी तरफ आ रहा है कि नहीं, करंट आ रहा है, तो तुम्हारी तरफ करंट है, सही है। अरे इस लूप में कैसा है, ऐसे करंट देखो पीछे से घूमा आगे की तरफ आया, फिर आगे से रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है ना, इस तरीके से करंट रोटेट कर रहा है, तो तुम्हारी तरफ आएगा ऊपर से, और नीचे से तुम्हारे से दूर जा रहा होगा, आती बात समझ में। तो करंट एलिमेंट कैसा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है, और तुमने आर को किधर लिया है, ऐसे लिया है कि नहीं, ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाले एलिमेंट से बता रहा हूँ मैं। तो हम लोग क्या करते हैं, डी एल क्रॉस आर करते हैं कि नहीं, डी एल क्रॉस आर करते हैं, लेकिन आर ऐसे इंक्लाइंड है कि नहीं है, तो ऐसे करेंगे अपने हाथ को, डी एल क्रॉस आर, तो ये थंब ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, देखो ये आर ऐसे नहीं है, अगर आर ऐसे होता तो मैं इस तरीके से हाथ करता, इधर कर्ल करता फिंगर को, लेकिन आर कहाँ है, झुका हुआ है, देखो आर वेक्टर कैसा है, आर कैप नीचे झुका हुआ है, तो इस तरीके से झुका हुआ है ये। तो ऐसे अपने हैंड को भी हम लोग एक एंगल पे ओरिएंट करेंगे इस तरीके से, और आर की तरफ घुमाऊंगा, तो थंब मेरा तिरछा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तिरछा होकर के, तो डेट मीन्स यहाँ पे तिरछा होकर के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो। ये हमारा हो जाएगा dB1 वेक्टर, और सिमिलरली नीचे वाले के लिए भी क्या होगा, तिरछा होकर के dB2 हो जाएगा, बोलो समझ में आती है बात। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो परपेंडिकुलर नहीं बनने वाला है, वो एक एंगल पे वो बनेगा, क्यों, क्योंकि आर वेक्टर नीचे की तरफ है, आर कैप नीचे की तरफ जा रहा है, अगर सीधा होता तो मैं ऐसे कर्ल करता, अपवर्ड बनता या डाउनवर्ड बनता। नीचे वाले के लिए भी देख लो, नीचे वाले करंट में करंट ऐसे गया, फिर ऐसे घूम करके मेरी तरफ आ रहा है, करंट तुम्हारी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है, तो करंट एलिमेंट ऐसे जाएगा। और आर कैसे है, अब अपवर्ड है कि नहीं है, देखो इसके लिए अपवर्ड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है, करंट एलिमेंट मेरी तरफ आ रहा है, और आर कैसे जा रहा है, इस तरीके से है कि नहीं है, जिस तरीके का फिगर बन रहा है हमारा। तो फिर से क्या करेंगे, इधर की तरफ, इधर की तरफ रखेंगे, और थोड़ा सा टिल्ट करेंगे कि नहीं हाथ को, क्योंकि ऊपर की तरफ मुझे मोड़ना है, ऐसे नहीं मोड़ना है, 90 डिग्री पे नहीं मोड़ना है मुझे, हल्का सा टिल्ट करेंगे, क्योंकि आर वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसे रख करके आर वेक्टर की तरफ मोड़ूंगा, तो ये तिरछा नीचे की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तिरछा ये नीचे की तरफ जाएगा, देखो इस तरीके से है।
इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है इस तरीके से, इसलिए मैंने इसको क्या बनाया है, नीचे की तरफ तिरछा करके। अब मैं मान लेता हूं, मैं सपोज कर लेता हूं ये एंगल फाई है और ये भी एंगल कितना है, फाई है। अब इसको रिजॉल्व करते हैं। अगर ये एंगल फाई है तो सर ये भी एंगल कितना होगा, फाई होगा, और ये भी एंगल फाई होगा। इसको रिजॉल्व करेंगे जब हम लोग, सपोज कर लेता हूं मैं, ये एक्स एक्सिस है हमारा और इधर की तरफ हमारा वाई एक्सिस है। इसको जब रिजॉल्व करोगे बालक तो इधर क्या आएगा, डीवी साइन फाई आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है ना, दोनों की वैल्यू सेम है, तो मैं इसको भी डीबी बोल देता हूं और इसको भी मैं टीबी बोल देता हूं, 1 2 नहीं लिखूंगा मैं। इसको रिजॉल्व किया डीबी साइन पाई, इसको भी रिजॉल्व करूंगा तो अगेन यही आएगा डीबी साइन पाई, और इधर की तरफ क्या आएगा, डीबी कॉस पाई, और इधर आएगा डीबी कॉस पाई। क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बोथ विल गेट कैंसल्ड आउट, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए, और बचा कितना, डीवी साइन पाई। ये तो सर सिर्फ 2 एलिमेंट की वजह से आया है, ध्यान से समझो इस चीज को, ये सिर्फ 2 एलिमेंट की वजह से आया। ऐसे में कितने एलिमेंट ले सकता था इस करंट लूप पे, मैं इनफाइनाइट ले सकता था, एक यहाँ लूंगा, एक इसका डायमेट्रिकली अपोजिट, एक यहाँ लूंगा डायमेट्रिकली अपोजिट, यहाँ इस तरीके से मैं कई सारे ले सकता था कि नहीं। तो कितने आएंगे यहाँ पे, इनफाइनाइट डीबी साइन फाई आएगा कि नहीं। अरे दो दो एलिमेंट लिया तो 2 साइन फाई, 2 डीबी साइन फाई, 4 एलिमेंट लेता तो, क्योंकि हमेशा पेयर में आएंगे, 4 लूंगा तो 4 डीबी साइन फाई, 6 लूंगा तो 6 डीबी साइन फाई। इसी तरीके से क्योंकि मैं छोटा छोटा एलिमेंट ले रहा हूँ, डीएल क्या होता है, इनफाइनाइटली स्मॉल होता है, तो इनफाइनाइट इंटू 2, 2 इनफाइनाइट डीबी साइन फाई आएगा कि नहीं आएगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है बच्चों को, यहाँ पे वो कर देते हैं डीबी साइन फाई, डीबी साइन फाई, 2 डीबी साइन फाई। क्यों करोगे तुम 2 डीबी साइन फाई, क्या सिर्फ 2 ही एलिमेंट ले सकते हो इसके ऊपर, ना, मैं इनफाइनाइट एलिमेंट ले सकता हूँ, तो 2 इंटू इनफाइनाइट डीबी साइन फाई आएगा, ठीक है, इनफाइनाइट डीबी साइन फाई। इनफाइनाइट क्वांटिटीज को जोड़ने के लिए कैलकुलस आ जाता है, तुरंत तुरंत कैलकुलस आएगा पिक्चर में, ठीक है। फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। तो नेट नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर मिल रहा है हमें, एक्स एक्सिस की तरफ मिल रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ मिलेगा, और वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डीबी साइन फाई लिख सकता हूँ कि नहीं मैं, 2 नहीं लिखूंगा, 2 नहीं लिखूंगा मैं, क्यों, इनफाइनाइट को जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन बना दिया मैंने, 2 इनफाइनाइट डीबी साइन फाई होगा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा 2 डीबी साइन फाई, 2 इनफाइनाइट डीबी साइन फाई। तो 2 इनफाइनाइट को ही हटा करके मैंने क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सबका ध्यान रख लेगा, इंटीग्रेशन क्या करेगा, पूरा क्लोज लूप को इंटीग्रेट कर देंगे। अब लिमिट वगैरह लेना पड़ेगा हमें, लिमिट क्या लेंगे बताओ, लिमिट किसके चलिए आ जाएगा, अच्छा डीबी की पहले वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं, डीबी की वैल्यू क्या है, न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 तो जीरो हो जाता है, आर स्क्वायर डी फाई, यह है कि नहीं है। अब इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे बताओ जल्दी से, सरकमफेरेंस, लेकिन यहाँ पे पाई लिखा गया है कि नहीं, यहाँ तो एंगल है, ये एंगल के टर्म्स में कितना लिया जाएगा, लिमिट नहीं लिखे हो क्या तुम लोग, अच्छा वैसे जनरल करा दिया था, ठीक है चलो। तो देखो यहाँ पे एक चीज, सबसे पहले सर मैं डी फाई, फाई का मुझे लिमिट नहीं पता चल पाएगा, एंगल नहीं निकाल सकते हम लोग, तो एंगल को मुझे चेंज करना पड़ेगा इनटू इसमें, डीएल में चेंज करो या तो एक्स में चेंज करो, ये हम लोग निकाल सकते हैं, एंगल नहीं निकाल सकते हैं। अरे भाई एंगल कैसे बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है ना, ये एलिमेंट लोगे, एंगल अलग हो जा रहा है, चेंज हो जाएगा, तो एंगल वेरी कर रहा होगा, तो एंगल को हटा करके हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एंगल हटा करके, अच्छा साइन पाई भी तो था यहाँ पे, डीएल साइन पाई है ना यहाँ पे, साइन पाई, ठीक है, यहाँ पे डीबी साइन पाई है, डीबी ये हो गया और साइन पाई। तो देखो यहाँ पे अब लिमिट कौन है, डीएल है कि नहीं है, डीएल है हमारा, तो डीएल की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, छोटे छोटे डीएल को मैं जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा भाई, ए सरकमफेरेंस मिलेगा ना, ये डीएल कहाँ पर है, डीएल कहाँ पे एलिमेंट लिया गया है, सरकमफेरेंस पे, डीएल लिया गया है सरकमफेरेंस पे, तो छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ूंगा तो मेरा टोटल सरकमफेरेंस मिलेगा। उससे पहले साइन पाई भी हमारा वेरिएबल है, इसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा इनटू ए और एक्स में, साइन पाई को चेंज करना पड़ेगा मुझे। इस ट्राइंगल में जरा ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में ध्यान से देखो, साइन पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, तो ए अपॉन में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा जा सकता है, वैल्यू को सब्सटीट्यूट करो,
इंटीग्रल नॉट बाई 4 पाई आई डी एल इंटू ए अपॉन में आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक आधा और आएगा तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 1.5 मिल करके 3/2 बना देते हैं। सही। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉन्स्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट होता है और एक्स भी मैंने कांस्टेंट ही लिया हुआ है। मैं पॉइंट को आगे पीछे नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ वेरी कौन कर रहा है, डीएल वेरी कर रहा है। तो बाकी सारों को मैं बाहर फेंकूंगा और डीएल को इंटीग्रेट कर दूंगा मैं। नॉट बाई 4 पाई आई बाहर जाएगा, ए बाहर जाएगा और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर जाएगा और बचेगा सिर्फ इंटीग्रल डीएल। इंटीग्रल डीएल कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस के बराबर, छोटे 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 को जोड़ूंगा तो सरकमफेरेंस के बराबर मिलेगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बाई आर, वही मतलब ए, क्योंकि रेडियस क्या लिया मैंने, ए लिया है। तो इसको यहाँ ऊपर लिखता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा। नॉट बाई 4 पाई आई ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू पाई ए। पाई से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स। अब इस फॉर्मूले को बाबू जीवन भर तुम्हें याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला बना हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। आगे कई जगह पे हम लोग इसको यूज करेंगे, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और जनरल फॉर्मूला है। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जहां पे एक्स क्या है, एक्स क्या है, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, ये पॉइंट पी था हमारा, सेंटर से पॉइंट जहां पे तुम मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो, और ए क्या माना है मैंने, रेडियस को माना हुआ है। ए है हमारा सर्कुलर लूप का रेडियस। इस फॉर्मूले को याद रखना, ये जनरल फॉर्मूला है हमारा। स्टार लगा लो जितने भी लगा सकते हो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैं भी कई बार कोर्स में करवाया हूँ कई क्वेश्चन ऐसे जिसमें डायरेक्टली हम इसी को यूज करते हैं, जनरल केस को, स्पेशल केसेस को नहीं लेकर के चलते हैं। अब चलते हैं आगे, स्पेशल केसेस देखा जाए। सबसे पहला बताया गया होगा कि व्हेन पॉइंट पी लाइज ऑन द सेंटर, मतलब अगर मैं इस पॉइंट पी को घसीट करके सेंटर पर लाता हूं, इस पॉइंट पी को घसीट करके सेंटर पर लाया तो एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट, व्हेन P is at center of सर्कुलर लूप, सेंटर पे अगर ला देता हूं मैं, सर्कुलर लूप सेंटर पे अगर लाऊंगा, इसको घसीट करके यहाँ ला रहा हूं तो एक्स की वैल्यू 0 होती जा रही है, डेट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जनरल फॉर्मूले में हम पुट करेंगे P इज इक्वल टू नॉट आई ए स्क्वायर होता है अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई है, 0 हो गई है। तो बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा। ये पावर 2, ये पावर 2 कैंसिल होगा और 3 से ये पावर पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना, म्यू नॉट आई अपॉन में ए। ये स्पेशल केस है, इसकी वैल्यू भी याद रखना, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स दे देगा, आगे न्यूमेरिकल करवाया भी होगा उसका। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग दे देगा और एक में करंट दूसरे डायरेक्शन में भेजेगा, एक में दूसरे में भेजेगा, बोलेगा एक में क्लॉकवाइज भेजा, एक में एंटी क्लॉकवाइज भेजा, सही। और बोलता है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। तो जब भी सेंटर पे बोलेगा हम लोग फॉर्मूला लाएंगे म्यू नॉट आई बाई 2a, ठीक है, 2a लगाया जाएगा, ठीक। और जब रिंग वो करेंगे स्ट्रेट लाइन का तो उधर 2 पाई a आ जाता है, उधर 2 पाई a आ जाता है, इधर पाई नहीं आता है, ठीक। अगला केस बताया गया होगा जब पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ कॉइल एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ कॉइल। अगर अगर मैं इस P पॉइंट को रेडियस के बराबर जगह पे ला दूं, मतलब यहां पे कहीं ला दिया, जब x बराबर a हो गया, व्हेन x इज इक्वल टू a, मतलब जितना बड़ा रेडियस था उतने ही दूरी पे मैंने लाया पॉइंट को, x इज इक्वल टू a। अगेन जनरल फॉर्मूला में पुट करो, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स की जगह क्या पुट कर रहा है, ए पुट कर रहा है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, और पावर क्या बैठा हुआ है, बाई 2, तो ए स्क्वायर पावर बैठा है 3/2। सर इसका तो हिसाब हो जाएगा, इसका हिसाब हो जाएगा, पावर 2 कटेगा, ए क्यूब आ जाएगा, लेकिन 2 के साथ क्या होगा, 2√2 बनेगा। 2 की पावर क्या है, 3/2 है। तो सबसे पहले रूट करेंगे हम, सबसे पहले रूट किया करो, ध्यान से सुन लो, 2 की पावर 1/2 मतलब √2 की पावर 3, तो √2 इंटू √2 इंटू √2, 2 रूट जाएगा, ठीक। कितना हो जाने वाला है, म्यू नॉट आई अपॉन में
2√2 और एक 2 पहले से बैठा हुआ था, तो 4√2 हो जाएगा, 4√2 और इंटू ए, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 रूट, क्या है 4√2, जिसको तुम्हारे बुक में कॉपी में नोट्स में क्या लिखवाया गया, 2⁵ लिखवाया गया, बात वही है, 2⁵ बात वही है, 4√2 और ए, ठीक है। अरे इसको लिख सकता हूं मैं 2 और ये क्या है, हाफ पावर है, तो 2 में हाफ जोड़ोगे तो बाबू 2.5 होता है कि नहीं होता है, और 2.5 को हम लोग क्या बोलते हैं, 5/2 बोलते हैं कि नहीं, तो इसी को लिखने का एक और तरीका होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2⁵5/2 इंटू ए, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है हमको, सही है, ये हमको पता चल गया। और उसके बाद से एक और केस कराया गया होगा, जब बहुत दूर हो जाए, जब बहुत दूर हो जाए, ये पॉइंट पी बहुत दूर हो जाए, तब क्या करेंगे, केस थर्ड, लास्ट केस करवाया गया है नोट्स में, कि जब ये बहुत दूर हो जाता है, मतलब x ग्रेटर देन a, थर्ड पॉइंट में बोला गया है व्हेन x इज ग्रेटर देन a, अब अगर x बड़ा है a से बहुत ज्यादा, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, और ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर को नेगलेक्ट किया जा सकता है, ए स्क्वायर को नेगलेक्ट किया जा सकता है, और जैसे ही नेगलेक्ट करोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2, इसको नेगलेक्ट किया, ए स्क्वायर को नेगलेक्ट किया, तो यहाँ पे एक्स क्यूब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो, एक्स क्यूब बन जाएगा। अब इसी को चेंज करके तुम्हें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताया गया होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देखो क्या होता है, ये स्ट्रेंथ बताता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो स्ट्रेंथ बताता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, कि कितना ताकतवर है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने एक नया बना दिया, क्यों बनाया, क्यों इसी केस में बनाया, क्योंकि पॉइंट बहुत दूर लिया था कि नहीं, पॉइंट बहुत दूर लिया था, तो वहीं से तो ताकत पता चलेगी, अरे भाई अगर मेरे पास कोई बैठा हुआ है तब तो ऑब्वियस सी बात है उसमें ताकत फोर्स लगा रहा हूँ, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रहा हूँ मैं, लेकिन जो बहुत दूर बैठा होगा अगर उसके ऊपर मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं ताकतवर हूँ कि नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत हम लोग बताते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से, जो कि होता है NIA, फॉर्मूला हम लोग बनाया था I इंटू ए या NIA, आगे उसको डिराइव भी किया जाएगा। अब इसी में क्या किया गया होगा, पाई पाई से मल्टीप्लाई किया होगा ऊपर नीचे, ठीक है, पाई पाई से मल्टीप्लाई किया गया है ऊपर नीचे, 2 पाई से, क्यों किया गया, ताकि मैं एरिया बना सकूं, सर्कुलर लूप का एरिया क्या होगा, πr² या πa², वही मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ऊपर भी 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सर 2 से क्यों किया, क्योंकि म्यू नॉट बाई 4 पाई भी मुझे चाहिए, नॉट बाई 4 पाई बनाना चाहता हूँ, म्यू नॉट बाई 4 पाई हो जाएगा डिनोमीटर में, सही है। और देखो यहाँ पे πa², पाई इंटू a² एरिया हो जाएगा कि नहीं, πr² होता है ना एरिया, सर्कुलर लूप का πr² होता है, यहाँ पे r किसको माना है, a को माना है, तो πa², दिस एंड दिस विल बिकम एरिया, बचा क्या, 2i, कैपिटल ए बोल दूं एरिया को, कैपिटल ए बोल देता हूँ, 2 लिख दिया, i लिख दिया, और डिनोमीटर में क्या बचा है, एक्स क्यूब बचा है कि नहीं, इसी i इंटू ए को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तुम्हारे में n लिखवाया गया होगा, स्मॉल n, नंबर ऑफ लूप्स के लिए, मैं जनरल केस के लेके चल रहा हूँ, नंबर ऑफ लूप को 1 मान के चल रहा हूँ मैं, तो i इंटू ए को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और यही क्यों बोला गया, क्योंकि बाबू अगर कोई दूर होगा और उसके ऊपर भी मैं ताकत लगा रहा हूँ, इसका मतलब वो मेरी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यही फॉर्मूला निकाला गया है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m अपॉन में एक्स क्यूब, वेयर m इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आगे अभी और पढ़ेंगे इसके बारे में, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अभी 2-3 बार और आएगा, अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, और इसकी वैल्यू होती है I इंटू ए, सिंगल कॉइल के लिए, और अगर मल्टीपल कॉइल्स हैं तो NIA कर देंगे, NIA कर देंगे, यहाँ से निकल जाएगा हमारा। तो ये वाला केस हमारा खत्म। अब अगला जो केस है हमारा स्ट्रेट वायर का है। अगला जो एप्लीकेशन आता है हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से आता है। अभी हमने क्या देखा था, इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप था हमारा, अब स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, वो भी हम लोग इनफाइनेटली लॉन्ग देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अगेन वही काम है, क्या सबसे पहला काम क्या है कि हम लोग एरिया एलिमेंट लेंगे, करंट एलिमेंट लेंगे एक छोटा सा, वहां से जो भी पॉइंट बोला गया है वहां तक का एक डिस्टेंस बनाएंगे, करंट एलिमेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल होता है थीटा, ये पढ़ चुके हम लोग।
अब मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा, चलो देखो, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, dB इक्वल्स म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे तो यहाँ थीटा 90 नहीं है, थीटा वेरी कर रहा होगा। सर कैसे वेरी कर रहा होगा, यहाँ पे अब ध्यान से सब लोग सुनो, क्या क्या चीजें यहाँ वेरी कर रही हैं। सबसे पहले म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉन्स्टेंट है सर, ये वेरी नहीं कर रहा है हमारा, ठीक है। पानी घुस गया यार इसके अंदर, माइक में लग रहा थोड़ा सा, हाँ। अरे वो पानी पी रहा था ना, इसमें लग रहा गया, आवाज सही जा नहीं रही है। म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉन्स्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर ये डीएल तो चेंज होगा कि नहीं, वेरी कर रहा है, ये डीएल वेरी कर रहा है, क्योंकि एरिया एलिमेंट मैंने इतना छोटा लिया है, हो सकता है बड़ा ले लेता मैं एरिया एलिमेंट, तो डीएल वेरी कर रहा है। सबसे पहले उनको पॉइंट आउट करो जो वेरी कर रहा है, क्योंकि इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का नियम यही होता है, क्योंकि हम लोग पार्शियल नहीं करते हैं, और इंटीग्रेशन में पार्शियल होता भी नहीं हमारा। डिफरेंशिएशन पार्शियल भी करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन में ये नियम है कि सारे के सारे कांस्टेंट होने चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए जब भी हम यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो। अब यहाँ पे डीएल भी वेरी कर रहा है, सही है। आर भी वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर मैं एरिया एलिमेंट को नीचे ले लेता तो ये आर बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता, हाँ सर आर भी बढ़ जाता, आर भी वेरी कर रहा है। थीटा भी वेरी करता, अगर मैं एरिया एलिमेंट को नीचे ले लेता तो अब यहाँ से बनता कि नहीं लाइन, थीटा भी चेंज कर जाता। सर थीटा भी चेंज कर रहा है, यहाँ पे तीन तीन अननोन है, तीन तीन वेरिएबल्स हैं, तो इन्हें सबको मुझे चेंज करना पड़ेगा एक सिंगल वेरिएबल में। अब तुम्हारी मर्जी किसी में चेंज कर लो, लेकिन मैं फाइव में चेंज करता है। हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो फाइव में चेंज करते हैं, सबको फाइव बना देते हैं, ठीक। सबसे पहले डीएल को देखो जरा, डीएल को फाइव कैसे बनाया जाएगा। इस ट्राइंगल में अगर ध्यान से देखोगे, एल क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस है ना, पाई के सामने परपेंडिकुलर और ये 90 के सामने हाइपोटेनस है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, साइन पाई लिख सकता हूं कि नहीं। साइन पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाई आर, एल बाई आर लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन आर भी वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आर भी वेरी कर रहा है, तो आर को नहीं लेंगे फिर हम लोग, ए के टर्म्स में ले चलो, क्योंकि ए वेरी नहीं कर रहा है, ए अपनी जगह पे ही बैठा हुआ है। ध्यान से देखो, ए अपनी जगह बैठा हुआ है, जब तक मैं इस पॉइंट को नहीं हिलाऊंगा तब तक ए नहीं चेंज होगा, सही। तो ए हमारा कांस्टेंट है, तो एल और ए का रिलेशन बनाते हैं, कौन देगा, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस कौन देता है, परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन कौन देता है, tan, tan फाई, tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस एल बाई ए। ध्यान से इसको देख लो, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग होता है ये, इसमें तीन तीन वेरिएबल्स को हम चेंज कर रहे होते हैं एक के टर्म में, तो ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, ध्यान से समझो इसको। तो यहाँ से एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए tan फाई, लेकिन तुम्हें एल चाहिए कि डीएल चाहिए, डीएल चाहिए, इंटीग्रेटिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो डीएल ए कांस्टेंट है, tan फाई का क्या होता है, सेक स्क्वायर फाई, और फाई का क्या हो जाएगा, डी फाई आ गया। डीएल को हमने चेंज कर लिया, हटा देते हैं इसके ऊपर से। साइन थीटा को अब चेंज करते हैं, साइन थीटा को फाई के टर्म्स में लाओ, क्योंकि डी फाई मिल गया ना हमको, डी फाई मिल चुका है, अब सबको डी फाई में बना देते हैं हम लोग, सबको फाई के टर्म्स में लिखते हैं, दे देना, सबको फाई के टर्म्स में लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये एंगल थीटा है, ये एंगल फाई है, और ये एंगल क्या है हमारा, 90 डिग्री है, सही। तो इसको चेंज करते हैं, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो, लिखा जा सकता है। या या हमें क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए ना, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस फाइव लिख दूं। हमको क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए था कि नहीं, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन, दोनों तरफ साइन साइन कर दिया, 90 माइनस फाइव, साइन 90 माइनस फाइव को क्या लिखते हैं, कॉस फाइव लिखा जाता है, तो साइन थीटा का भी हिसाब हो चुका है। अब आर का हिसाब करते हैं, आर को भी ए के ही टर्म्स में लाते हैं, क्योंकि एल भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है सर, तो आर को ए के टर्म्स में बदलो। अब आर क्या है, इस पाई के लिए हाइपोटेनियस है, और ये क्या है, बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रिलेशन कौन देता है, कॉस देता है, एंड कॉस फाइव में क्या लिख सकता हूँ, कॉस फाइव लिख सकता हूँ मैं बेस अपॉन में हाइपोटेनियस ए बाई आर, तो यहां से मुझे क्या चाहिए था, आर चाहिए था ना, तो यहां से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बाई कॉस पाई, सबको चेंज कर दिया गया, सबको पाई के टर्म्स में ला दिया हूं। अब सिंगल वेरिएबल है हमारे पास, इंटीग्रेट करना अब हमारे लिए इजी हो चुका है, सिंगल वेरिएबल है क्योंकि, ठीक है। तो चलो सारी वैल्यूज को पुट करते हैं,
सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, डी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई तो आई ही रहने वाला है, डीएल की जगह मैं लिखूंगा ए सेक स्क्वायर पाई डी फाई, साइन थीटा की जगह मैं लिखूंगा कॉस पाई अपॉन में आर स्क्वायर है सर, तो ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फाई को ऊपर भेज दूं, कॉस स्क्वायर फाई ऊपर चला जाएगा। सही। अब अगर ध्यान से देखो तो कॉस स्क्वायर फाई और सेक स्क्वायर फाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, और ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा कितना अब, डी बी इक्वल्स म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, और कॉस फाई बचा हुआ है, आई बाई ए बचा हुआ है, कांस्टेंट है सबको बाहर फेंक दिया, कॉस फाई डी फाई बचेगा। अब मुझे डी फाई मतलब फाई की लिमिट चाहिए, तो देखो फाई क्या हो सकता था, इस एंड से चलता और इस एंड तक जाता, ये हो सकता है कि नहीं, तो मैं इस एंड को बोल देता हूँ फाई वन बोला गया तुम्हारे में, क्या बोला गया था, फाई वन नीचे बोला गया ना, तो फाई वन मान लेते हैं इसको, और ऊपर की तरफ फाई टू है। तो अब मैं जब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो इंटीग्रेट करूंगा इसको, अच्छा इंटीग्रेट तो कर ही दिया यहीं पर, ये डी हो जाएगा ना, लिमिट क्या हो जाएगी फाई वन से फाई टू, लेकिन फाई वन नीचे है कि नहीं है, तो माइनस फाई वन होगा, और ऊपर है फाई टू तो प्लस फाई टू हो जाएगा, माइनस फाई वन से लेकर के प्लस का फाई टू तक, ये सारे के सारे कांस्टेंट है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई का इंटीग्रेशन साइन पाई या माइनस साइन पाई, साइन पाई होता है, ठीक है, साइन पाई होगा, और माइनस पाई वन से लेकर के पाई टू, अरे साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना, माइनस कहाँ से आएगा, अगला सब दिया नहीं है थोड़ा सा भी, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए, वैल्यूज को पुट करेंगे कितना हो जाएगा, साइन पाई टू माइनस, और एक माइनस पहले से बैठा हुआ है तो प्लस कर देंगे क्या, साइन पाई वन। बाबू ये जनरल फॉर्मूला है, इसको सब लोग याद रखेंगे, हर एक आर्टिकल में जनरल फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, जनरल फॉर्मूला जरूर याद रखना, और स्पेशल केसेस तो बात की बात है। पहला स्पेशल केस बोला गया है कि अगर एक्स वाई इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड पी पॉइंट पी लाइज नियर द सेंटर ऑफ द कंडक्टर, अगर सेंटर के पास में है तो बताना जरा क्या होगा, ध्यान से देखो इधर, अगर इस पॉइंट पी को मैं सरकाता हूं इधर ला रहा हूं तो एंगल बढ़ता जाएगा कि नहीं ये फाई, अगर मान लो बिल्कुल यहां ला दिया तो लगभग 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं एंगल, देखो ध्यान से, पॉइंट को पास ला रहा हूं मैं, पॉइंट को पास ला रहा हूं, एंगल बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा, और लगभग यहाँ लाया तो 90 डिग्री होगा कि नहीं, इसको देखो ध्यान से, और इस एंगल को देखते रहना, फाई बढ़ रहा है, 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 और यहाँ आएगा तो लगभग 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर पॉइंट पी इज वेरी क्लोज टू, और सेंटर पे होना चाहिए, इस चीज को याद रखना, ठीक है, अगर पॉइंट पी हमारा पहला केस, पी लाइज नियर टू सेंटर ऑफ वायर, सेंटर ऑफ वायर पे होगा तो फाई वन बराबर फाई टू बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 वन प्लस वन टू हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए, 2 से 4 से 2 कट जाएगा, ये फॉर्मूला उधर क्या आता था सर्कुलर लूप में, म्यू नॉट आई बाई 2 ए आता था, और यहाँ पे वायर में 2 पाई ए आता है, पाई जो है वायर में आता है, सर्किल में नहीं आता है, बचपन से हम पढ़े हैं सर्किल में पाई आता है, लेकिन यहाँ गलत हो गया है, उल्टा हो गया है, याद रखने का तरीका, वायर में पाई आएगा, सर्किल के पास बचपन से पाई आ रहा था, इसलिए छोड़ दिया वो, बचपन से ही सर्किल के पास पाई 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 था, इस बार कहा स्ट्रेट वायर को लाओ भाई तुम खेलो, अब तुम ले जाओ पाई, मैं नहीं लूंगा, याद रखने का तरीका याद रखना, क्योंकि दोनों फॉर्मूले में कंफ्यूजन होता है, और दोनों ही पूछे जाते हैं तुम्हारे बोर्ड में। उसके बाद से सेकंड केस में बोला गया था कि एक्स वाई अगर इनफाइनाइट लेंथ का है, और पॉइंट पी किसी एक एंड के पास हो, किसी एक एंड के पास हो, तो ध्यान से सुनो, अगर मान लो ये पॉइंट पी यहां पर होता है, इसके एंड के पास होता ना, होता, तो इससे यहाँ पे देखो इस एंड के पास, और नियर भी बोला गया होगा ना, नियर भी है, नियर भी है, तो बाबू देखो जरा ध्यान से, मैं इस पॉइंट को यहाँ लाया और सरकार किसके पास लाया हूँ, समझ आ रही बात, तो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना होगा 90, और ये वाला एंगल 0 हो जाएगा, एक एंगल 0 हो जाएगा और एक एंगल 90 हो जाएगा, क्योंकि एकदम पास में आ गया ना वो, सारी बात समझ में, अरे भैया ये पास में आएगा, ये यहाँ पे ला दिया, सबसे पहली बात तो हटाता हूँ, चलो देखो यहाँ पर ये पॉइंट पी मैंने यहाँ पे ला दिया, तो अब इससे बात है, इससे तो एंगल 0 ही बना रहा है ना फिर ये,
और ये एक एंगल गया, ये हमारा कितना है, फाइव टू है, फाइव वन तो गायब हो गया, जीरो हो गया, इसको पास में लाऊंगा तो फाइव टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर पॉइंट पी लाइज नियर टू एनी एंड, किसी भी एक एंड के पास अगर लाता हूं, तो एक एंगल मान लेता हूं यहाँ पे फाइव वन कितना हो गया हमारा, जीरो हो चुका है, एंड फाइव टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो सर ये साइन जीरो जीरो साइन 91, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई है। तो किसी भी एंड पे अगर देखता हूं मैं, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए हो जाएगा। ठीक, बस इतना ही था इसमें। अब अगला जो टॉपिक है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है। इस टॉपिक को सब लोग घर जा करके लिख करके रिवाइज कर लेना, इन दोनों डेरिवेशंस को, और साथ में बायोट सेवर्ट लॉ को भी।